अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा याद करें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर थोड़ा याद करें, अगर वहां पे हमने क्या देखा था, अगर मैं एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होता है, अगर मैं एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होता है, याद आ रहा है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को में अगर मैं एक चार्ज रख देता हूं तो उस पर एक फोर्स लगता था जो कि F इज इक्वल टू QE के फॉर्म में होता था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता था तो F इज इक्वल टू QE के फॉर्म में होता था या नहीं होता था। अगर मैं एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर फोर्स लगता था, जाहिर सी बात है फोर्स लगेगा, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा भी है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक मूविंग चार्ज को, अब यहां पे जो चार्ज मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा था वो एक स्टेशनरी चार्ज हुआ करता था, मतलब अपने जगह पे ऐसे खड़ा हुआ रहने वाला चार्ज, स्टेशनरी चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर मैं एक, अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, अगर मैं एक मूविंग चार्ज को, मतलब एक चार्ज अगर मूव कर रहा हूं और उसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो क्या उसमें फोर्स लगेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें बहुत सारे चीजें सामने आने लगी और उसमें यह भी पता चला कि हाँ, जब हम चार्ज को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और उसी फोर्स के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब मान लो एक चार्ज है, लेट ए चार्ज Q को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है B में मूव करवाया विथ ए वेलोसिटी मान लो V, ठीक है। अब इसको जरा समझना, ये ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन अब यहां पे तो मैं बोर्ड में 3 डायमेंशनल बना नहीं सकता, तो 2D में बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इस डायरेक्शन में, और मैंने जो चार्ज है जो यहां पे रखा हुआ था उस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया विथ ए वेलोसिटी V, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी के बीच में मान लो थीटा एंगल आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में ही नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं एक सर्टेन एंगल देके मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को मूव करवा रहा हूं। मतलब एक चार्ज यहां पे है, अब इसको ऐसे समझना, 3 डायमेंशन में रूम में अगर बैठे हुए हो, मान लो इस दीवार से, मतलब मेरे हाथ, ये हाथ दिख रहा है, इस हाथ से इस डायरेक्शन से इस हाथ तक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज को ऐसे परपेंडिकुलर हो गया या फिर ऐसे सर्टेन तिरछा करके ऐसे मूव करवा दिया, ठीक है। समझ पाए क्या कर रहा हूं मैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और चार्ज को मैंने इस डायरेक्शन में सर्टेन वेलोसिटी V से मूव करवाया, तो क्या देखा गया, इस V को 2 कंपोनेंट में तोड़ा गया। एक तो हुआ ये कंपोनेंट और दूसरा हुआ ये कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका, ये थीटा था, तो ये हो गया V cos थीटा और ये हो गया V sin थीटा, ठीक है। V cos थीटा और V sin थीटा। तो यहां पे ये देखा गया कि जो चार्ज है, जब इसको मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स उस पे लग रहा होगा। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें ये कहानी समझ में आएगी। अब इधर कहानी पे जानने से पहले, फोर्स का डायरेक्शन वगैरह जानने से पहले, हम पहले ये देख लेते हैं फोर्स कितना लग रहा होगा उस चार्ज पे। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये देखा गया जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक
फील्ड के साथ, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के साथ, कितने वेलोसिटी पे वो चार्ज मूव कर रहा है। और तीसरे स्थान पर है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ V सिर्फ B के साथ नहीं, V साइन थीटा के साथ, V साइन थीटा के साथ, गलत बोल दिया, हाँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा के साथ, मतलब कंपोनेंट ऑफ, साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। और तीसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, कितना चार्ज आप दे रहे हो, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, कितना चार्ज आप दे रहे हो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, ये तीन चीजों पे ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। और ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तभी जाके पता चला कि ये चीजें हो रही है। और जब इसको कंबाइन कर दिया गया, F इज डायरेक्टली, देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B V साइन थीटा, ये हो गया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया जो कि है K। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, K Q B V साइन थीटा। और हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए K का वैल्यू यूनिटी चूज किया, K इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर जो फोर्स था F इज इक्वल टू कितना हो गया, Q V B साइन थीटा, इतना फोर्स लग रहा था। तो मतलब अगर एक चार्ज को मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में विथ अ वेलोसिटी v देता हूं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q V B साइन थीटा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप मूविंग चार्ज क्यों दे रहे हैं, आप सीधा स्टेशनरी चार्ज रख दो ना मैग्नेटिक फील्ड में। अब अगर देखो स्टेशनरी चार्ज को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है जब एक चार्ज मूव करेगा तभी जाके उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्योंकि करंट के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। तो जब चार्ज मूव करेगा तभी जाके एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को आइदर अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अगर मैं स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड या स्टेशनरी चार्ज रख दूं तो उस स्टेशनरी चार्ज के वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट तो नहीं होगा, और अगर क्रिएट नहीं होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स कहां से लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, कोई चीज उसमें होगा ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को रखते हैं तो वो मूविंग कंडीशन में होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करना चाहिए, क्योंकि मूविंग चार्ज के वजह से ही एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। समझे या नहीं समझे, इसको लिख लो, फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा बात कर ही लेते हैं। देखो अब ये जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा उधर जाने से पहले इसका वेक्टर फॉर्म देख लो। इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, देखो B का भी डायरेक्शन है और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म। अब यहां पे बात करेंगे हम डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, अपना लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी obtained by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल।
अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इसको याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। क्या? ऐसे स्ट्रेच करो अपने उंगलियों को, ठीक है, अपने उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करो जैसे कि वो तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो ये वाला जो फिंगर है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, देख लो परपेंडिकुलर। ये वाला फिंगर इसके साथ परपेंडिकुलर है, देख लो ये हो गया परपेंडिकुलर। और अगर ऐसे देखो तो ये वाला फिंगर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हर तीनों फिंगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अब अगर चलो ये तो समझ गए, ऐसे स्ट्रेच करो। जो थंब रिप्रेजेंट करता है वो है फोर्स, जो इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है वो है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन मतलब चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, या फिर आप इसको करंट भी बोल सकते हो। अब इसको मैं कैसे याद रखता हूं यह बात देख लेना। इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बनाया है, फादर मदर चाइल्ड, F फॉर फोर्स फादर, M फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C फॉर करंट, फादर मदर चाइल्ड। अगर मदर का डायरेक्शन इधर हो, चाइल्ड का डायरेक्शन इधर हो, तो फादर कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब इसको समझ लेना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो, वेलोसिटी इस तरफ हो, तो फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मदर अगर आगे गए, चाइल्ड अगर इस तरफ गया आगे की ओर, तो फादर किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब फोर्स हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। और बेसिकली हम यहां पे फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, तो इसीलिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, तो आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। यहां पे लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक का फील्ड का पता होता है क्योंकि वो आपको गिवन होगा, और करंट आप किस डायरेक्शन में चार्ज को मूव करवा रहे हो वो भी पता होगा। तो फोर्स ऑन दिस मैग्नेट चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द थंब, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे, फादर मदर चाइल्ड। ये फादर फॉर फोर्स, ये है मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये है चाइल्ड मतलब करंट का डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। फादर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट आगे की ओर जा रहा है, तो फोर्स किस तरह लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। समझ आया या नहीं आया? यहां पे नेक्स्ट में और एक चीज आता है जो कि है लॉरेंस फोर्स। अब ये क्या है, ये साहब थोड़ा ज्यादा चालाकी करके एक उनका नाम भी रह गया फिजिक्स के हिस्ट्री में, और क्या, ठीक है। अब देखो चार्ज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पे कैसे नहीं आएगा, क्योंकि उसका चार्ज का, उसमें खुद का अपना चार्ज भी तो होता है, और उसके अपने चार्ज के वजह से भी एक फोर्स लग रहा होगा जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए चार्ज कितना हो जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ठीक है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q इंटू ई, अभी बोला। अब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, Fm, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नेट कितना आया, Q इंटू V क्रॉस B, ये आ गया। अब लॉरेंस साहब ने क्या किया, अब अगर चार्ज है तो वहां पे दोनों फोर्स लग रहे होंगे, क्योंकि चार्ज के वजह से, अपने वजह से भी फोर्स एक लग रहा होगा, और
एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा होगा। तो लॉरेंस साहब ने क्या किया, इन दोनों फोर्स को मिला दिया, और लॉरेंस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या फोर्स ड्यू टू, ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को ऐड कर दो तो लॉरेंस फोर्स मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, Fe प्लस Fm विच इज इक्वल टू Q कॉमन E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। ये हो गया लॉरेंस फोर्स F इक्वल टू कितना हो गया ये, और इसी को हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडिंग दे देना लॉरेंस फोर्स। समझ में आया लॉरेंस फोर्स क्या होता है, कोई नहीं, लॉरेंस फोर्स का मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को ऐड कर दो तो जो नेट फोर्स मिलेगा वही लॉरेंस फोर्स है। ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, आज के क्लास में देखा कि पहले तो ये देखा कि एक कंडक्टर के वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और वो कैसे वैरी करता है वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, एक चार्ज को अगर मैं मूव करवा रहा हूं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखा, और एक लॉरेंस फोर्स देखा। ठीक है, अब अगर चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है वो मूव करेगा, क्योंकि चार्ज तो छोटा सा है, उस पर फोर्स लग रहा है तो मूव करेगा, और अगर मूव करेगा तो उसमें वर्क डन भी होगा, और अगर मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है ये सब भी कहानी में आते हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।